वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को याद करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सनातन प्रेमियों, हिंदू धर्मावलंबियों, मित्रों, विद्वानों, सुधी श्रोताओं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अनेक बार की तरह आज भी कोई हम नया विषय ले रहे हैं और आज का जो विषय है वो बड़ा रोचक है। वह है पाकिस्तान में जो एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है जिसका नाम है SCO अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि वह पाकिस्तान जो आज टूटने के कगार पर है, एक विफल राष्ट्र है जिसको फेल्ड स्टेट कहते हैं। फेल्ड स्टेट का तात्पर्य होता है कि आपका जो राज्य है, सत्ता है, शासन है, उसका पूरे देश पर कहिए कि शासन न होना। दूसरे शब्दों में कहें तो फेल्ड स्टेट वो है जिसमें शासन जो चाहता है वो नहीं हो पाता है। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो शासन है उससे बाहर है। उसी तरह एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसको संक्षेप में KPK भी बोलते हैं, और जब वो भारत का हिस्सा होता था तो उसको हम सीमांत प्रांत कहते थे कि वो उत्तर पश्चिम की सीमा थी और उसके बगल में अफगानिस्तान होता था। उस क्षेत्र का जो भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के बनने के बाद जो अंग्रेजों द्वारा सीमांकन किया गया वो विवादित है। अफगानिस्तान उस रेखा को नहीं मानता है जो रेखा गोरों द्वारा खींची गई, और यही कारण है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम हाल में रखा गया उस पर वो अपना अधिकार मानता है। तो उस सीमांत प्रांत का भी ठीक ठाक हिस्सा पाकिस्तान के शासन से बाहर है। वहां पाकिस्तान की पुलिस नहीं जा सकती, सैनिक नहीं जा सकते। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त जो POK है अर्थात पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उसकी स्थिति भी बहुत ही डावाडोल है, क्योंकि वहां कश्मीरियों को कोई अधिकार दिया नहीं गया, सुविधाएं दी नहीं गई। इसलिए वो हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह का आंदोलन करते पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। यही हाल गिलगिट बाल्टिस्तान का भी, जहां पर असंतुष्ट लोग हैं, घोर असंतोष है उनमें। तो ये जो पाकिस्तान है और इसके अलावा दो राज्य बचते हैं, पंजाब और सिंध। तो सिंध में तो आप जानते ही हैं कि जय सिंध करके या सिंधु देश के नाम से लंबे समय से छोटे मोटे आंदोलन चलते रहे। अब बचता एक पंजाब है
पाकिस्तान शासकीय स्तर पे और सैनिक के स्तर पे कुछ नहीं है बल्कि पंजाब है। इसको आप इस प्रकार समझें कि वहां की जो संसद है, जिसको वो नेशनल असेंबली कहते हैं, उसमें आधे से के आसपास की जो सीटें हैं या थोड़ी ज्यादा ही सीटें हैं, वो केवल पंजाब प्रांत की हैं। उदाहरण के लिए, समझने के लिए मानिए कि भारत में कोई ऐसा राज्य होता, हमारे यहाँ 540 संसद में सीटें हैं और जो दल जीतता है और सरकार बनाता है, उसके लिए अपरिहार्य है कि कम से कम 272 सीटें हों। तो मान लीजिए 272 या 280 सीटों का एक प्रांत भारत में कोई होता। जैसे मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं और उसके पास में, लेकिन कल्पना कीजिए कि उसके पास में 280 सीटें होती, तो सारे राजनीतिक दलों का जो मुख्य ध्यान होता वो उसी पर होता कि एक राज्य में यदि आपको विजयश्री मिल जाती है तो शेष राज्यों को आप क्यों देखेंगे या क्यों ध्यान देंगे उस पर। तो यही कारण है कि पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक वहां की सारी संस्थाओं और विशेषकर जो केंद्र सरकार है और सेना, और सेना वहां सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। सरकार भी सेना ही चलाती है। जितने वर्ष हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 77-78 वर्ष, इनमें से आधी अवधि तक तो वहां पर सेना का प्रत्यक्ष शासन रहा है और जो शेष अवधि है उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान एक सैनिक तानाशाह के अधीन रहा है। और ये जो सैनिक तानाशाह है, ये मुख्यतः आए कहां से? तो पंजाब से। सैनिक पर जो नियंत्रण जिसका है वो है पंजाब का। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाबी सैनिकों ने जिस प्रकार का अत्याचार बलूचिस्तान में किया है, जिसके विषय में विश्व में साहित्य उपलब्ध है, लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा के आसमान में ले जा करके और वहां से उनको फेंक दिया जाता था नीचे जमीन पर। और आज भी हजारों हजार की संख्या में जो बलोच हैं वो गायब हैं। उनको ने सैनिकों ने उठाया हुआ है, वो जीवित हैं मृत हैं ये भी किसी को पता नहीं। इसीलिए बलूचिस्तान में घोर असंतोष, और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि लगने लगा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बाहर हो जाएगा। उसके अनेक कारण हैं। पहले पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत धन हो जाया करता था, भिक्षाटन करके या कहिए कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करके अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध के नाम पर, और वो कुछ पैसे उगाही कर लेता था, जो कि पिछले 8-10 वर्षों से समाप्त हो गया। इसीलिए उसको कटोरा हाथ में लिए हुए जैसा देश बताया जाता है, 23 से 24 बार वो IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके पास कटोरा लेके जा चुका है। ये इतना
दुखद हो सकता है किसी भी देश के लिए। इसको आप इस रूप में समझिए कि हमारे देश में जब विदेशी मुद्रा भंडार कुछ ही समय के लिए बचा हुआ था, तो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा। ये घटना घटी कब? 1991। तो 9 साल उधर और 24 वर्ष इधर, 33 वर्ष हो चुके हैं जब भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। और आज गर्व की बात है कि भारत का मुद्रा भंडार 700 अरब पार कर चुका है। ये इतनी विशाल राशि है विदेशी मुद्रा की, जिसका हम आप सहज अनुमान नहीं कर सकते। 1994-95 के आसपास मैं आपको बताऊं कि भारत का कुल निर्यात जो वस्तु का था वो मात्र 22 अरब डॉलर था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में हम विदेशी मुद्रा कितनी कमा सकते थे। और भारत का जो व्यापार है, विदेश व्यापार, वो सदा हमारे पक्ष में नहीं रहा है, क्योंकि हम जितना निर्यात करते हैं उससे अधिक आयात करते हैं। और उसका प्रधान कारण क्या है? उसका प्रधान कारण है पेट्रोल, अर्थात तेल और गैस। तो ये 150 बिलियन 200 बिलियन डॉलर का हम खरीदते हैं। तो स्वाभाविक है उसकी तुलना में जो हमारा निर्यात होता है वो कम होता है। तो आप इस विशाल राशि को एक दूसरे अर्थ में ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज संसार में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो चौथा सबसे बड़ा है। हमारे ऊपर जो 3 देश हैं उनके नाम है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। बहुत संभव है कि थोड़े दिनों में हम स्विट्जरलैंड और जापान को भी पीछे कर दें। तो इसकी तुलना यदि आप पाकिस्तान से करें तो आपको समझ में आएगा कि वो देश कहीं नहीं है। अभी उसे 7 अरब डॉलर का जो ऋण मिला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, कई किस्तों में मिलेगा। यह ऋण इसलिए मिला है कि उसे ऋण चुकाना है, अर्थात ऋण चुकाने के लिए वो देश ऋण ले रहा है। इसकी कीमत, कितनी बड़ी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है या चुकाएगा, इसका हम आप सहज अनुमान नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है कि उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण है उस ऋण को अपने बूते, अपने आधार पर चुका सके। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डेट ट्रैप, अर्थात कर्ज के जाल में फंस जाना। पाकिस्तान वो फंस चुका है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान आज एक दिवालिया देश है। केवल तकनीकी रूप से कागज पर वो दिवालिया नहीं, उसमें निर्यात करने की क्षमता नहीं, और आयात किए बिना वो एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसको भी तेल चाहिए, उसको भी गैस चाहिए। और उसकी तो विडंबना यह है कि उसके पास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। तो जितने भी अन्य सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो भी उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात SCO की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय था, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा निर्णय था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज वह देश है जहां कोई भी विदेशी जाना नहीं चाहता। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय है कि आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। इसीलिए वहां क्रिकेट के लिए भी कोई खिलाड़ी नहीं जाता, टीम नहीं जाती, जो कि वहां का लोकप्रिय खेल है। शेष खेल के लिए तो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां कोई जाएगा, तो वहां कोई जाता नहीं। ऐसी परिस्थिति में इस बैठक का आयोजन पाकिस्तान के लिए कहिए कि मर्मांतक पीड़ा के समान, सांप छछूंदर की गति उसकी हो गई। आगे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर चीन की एक टीम उतरी। आप सबको ज्ञात होगा कि चीन पाकिस्तान में सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, रोड है, पोर्ट है, वो बिजली बनाने के कारखाने हैं, अनेक चीजें हैं। कहते हैं 60-70 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में चीन लगा रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी लगभग फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? तो इसमें से बहुत कुछ बलूचिस्तान में है। एक पोर्ट वो बना रहा था चीन, वो भी पाकिस्तान के उस हिस्से में पड़ता है जहां बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी खानें हैं। तो बलूचियों का जो आंदोलन है बलूचिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए, उनमें एक बलूच लिबरेशन आर्मी है, BLA, और वो बहुत ही खतरनाक है। वो आए दिन कहीं न कहीं यह आर्मी ब्लास्ट करती है, फिदाई हमला करती है, आत्मघाती हमला जिसको कहते हैं आप। तो उसी ने कराची एयरपोर्ट पर जब चीन की एक टीम आई जिनमें इंजीनियर थे, तो उस जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उसी गाड़ी से एक आत्मघाती हमला करने वाले किसी वाहन से उससे टकरा गया और वो ब्लास्ट हो गया। ऐसा भीषण ब्लास्ट था वो, ऐसा विस्फोट कि 2 इंजीनियर जो चीन के थे उनकी न केवल मृत्यु हो गई वहीं पर, बल्कि वो जल के लगभग इस रूप में आ गए कि उनको किसी तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। स्वाभाविक है चीन की तीखी प्रतिक्रिया हुई इस पर, और उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को चीन से वापस पाकिस्तान से वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको दंड दे के दिखाइए, तब हम समझेंगे आप कुछ कर रहे हैं। अभी इस घटना के 2 या 3 दिन भी नहीं बीते थे कि बलूचिस्तान में एक खान में काम करने वाले 20 मजदूरों को मार दिया गया। कहते हैं उनमें से अधिकतर मजदूर जो थे
वो पश्तून थे, अर्थात वो खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र से गए हुए थे और 3 अफगानी भी थी। तो इससे पाकिस्तान पूरी तरह दहला हुआ है और ये दोनों घटनाएं बिल्कुल ताजा हैं, अभी अभी घटित हुई हैं। इनके अलावा, इन घटनाओं के अतिरिक्त क्या हुआ है कि पूरा जो इस्लामाबाद शहर है उसमें लगभग लंबे समय से इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो लगी हुई है और आंदोलन कर रही है, धरना कर रही है। ये लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। तो उनसे निपट रही है वहां की सरकार। निपटना बहुत कठिन है। इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर, तो उन्होंने भी वैसे ही गोले अपनी तरफ से फेंके। ऐसी भयावह स्थिति में उसी इस्लामाबाद शहर में एससीओ का आयोजन एक प्रचंड चुनौती के समान है। तो कैसी तैयारी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की तैयारी यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिनों के लिए, अर्थात 15, 16, 17 अक्टूबर, 3 दिनों के लिए सारे शैक्षणिक संस्थान जो हैं, जिनमें विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो कुछ भी हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। शहर में जो रेस्टोरेंट हैं जहां लोग भोजन करते हैं उनको भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी तरीके से क्लब है, अर्थात जहां भी लोग जुटते हैं, कैश एंड कैरी है, लोग ऐसी दुकानें हैं, इन सबको बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर को खड़ा करने का इंतजाम किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि इतना उपक्रम करके, इतना कठिन कार्य करके, यदि आप इसको कर भी लेते हैं तो उससे क्या उपलब्धि होगी? जो ये गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अर्थात एससीओ यदि हो भी जाए तो क्या है, आप क्या कर लेंगे, आपकी क्या उपलब्धि होगी? एक निर्धन गरीब देश, जो लोग, लाखों लोग दुकानों में काम कर रहे होंगे और ऐसे में जीवन यापन कर रहे होंगे, उनके जीवन यापन पर आपने प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से। तो आप क्या उपलब्धि संसार को दिखाना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे वस्तुतः पाकिस्तान का मनोविज्ञान छुपा हुआ है। वह मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान यह है कि हर पाकिस्तानी को भी पता है कि वह एक फेल्ड स्टेट है, उसका कोई भविष्य नहीं है, वो टूटने के कगार पर है। कम से कम बलूचिस्तान और केपीके का टूटना तो अवश्यंभावी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास धनबल भी नहीं है कि वो अपने सैनिकों को भेज सके। और मैंने यहां तक सुना है कि बलूचिस्तान और केपीके में तो पुलिस वाले भी नहीं जाना चाहते और सैनिक भी नहीं जाना चाहते। उनकी पोस्टिंग होती तो वो बहुत दुखी होते हैं। कौन जाएगा मरने? क्योंकि बलूचिस्तान तो बिल्कुल आमादा है, वो मरने कटने को तैयार बैठा है, क्योंकि उसके पास में वही सिद्धांत है कि वी हैव नथिंग टू लूज। अब वो बेचारे मर ही चुके हैं और रोज मारे ही जा रहे हैं, तो उनके पास में और क्या बच गया है?
तो पाकिस्तान का मनोविज्ञान क्या है? पाकिस्तान ये सब बात को जानता है, लेकिन वह उसको स्वयं को झुठलाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता है समाज को जिससे लगे कि वो धनवान है, कुछ इस तरह। तो पाकिस्तान एससीओ करके वो दिखाना चाहता है कि वो किसी भी नॉर्मल स्टेट की तरह दुनिया उसको देखे और जाने, और वो एक भ्रम पालना चाहता है कि हम तो संसार में जो अन्य देश है उसी तरह है। लेकिन ये स्वयं को झुठलाने वाली मनोवृत्ति है, और यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि सच क्या है? सच यह है कि जिन आगंतुकों को बुलाया गया है पाकिस्तान में बैठक में, क्या कोई ऐसा आगंतुक है जिसको इस बात की जानकारी न हो? क्या चीन को नहीं पता कि पाकिस्तान की दयनीय स्थिति कैसी दयनीय स्थिति है? क्या रूस को नहीं पता? क्या भारत को नहीं पता? क्या ईरान को नहीं पता? क्या कजाकिस्तान को नहीं पता? उज्बेकिस्तान को नहीं पता? ये सारे एससीओ के सदस्य देश हैं। और अभी तो मैंने जानकारी मुझे मिली है कि ईरान के राष्ट्रपति ने या ईरान ने के राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया है, क्योंकि ईरान एक दूसरे प्रकार के संकट में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तो वो नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका एससीओ में, परंतु वह भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में शासन जो है तालिबान का है, और तालिबान को सबने मान्यता भी नहीं दी है। तो अफगानिस्तान वैसे भी नहीं है उसमें। ईरान राष्ट्रपति नहीं होगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रपति का ना आना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और एससीओ क्या है? तो एससीओ के आप समझिए कि सही मायने में 3 ही देश हैं जो सबसे बड़े हैं और निर्णायक हैं: भारत, चीन और रूस। इसका गठन भी चीन में हुआ था, उसके शंघाई शहर में, और इसीलिए इसका शंघाई कोऑपरेशन नाम दिया गया। एससीओ का जो उद्देश्य है वो आर्थिक, सैनिक, व्यापार और मुख्यतः पड़ोसी देशों के बीच में सहयोग की भावना बढ़ाने की बात है। अब पाकिस्तान से क्या सहयोग हो सकता है? पाकिस्तान किसको सहयोग दे सकता है? क्या पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि वो चीन के साथ सहयोग कर ले, रूस के साथ सहयोग कर ले, या भारत के साथ सहयोग कर ले, या ईरान के साथ सहयोग कर ले? क्या है उसके पास? तो एक कहावत है कि निर्वस्त्र जो है वो नहाएगा तो क्या निचोड़ेगा, वस्त्र ही नहीं। तो पाकिस्तान में ये जो बैठक होने जा रही है, जिस दिन से ये घोषणा हुई कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां जाएंगे, उस दिन से पाकिस्तान में जो विशेषकर यूट्यूब चैनल वाले हैं, जिनके दर्शक मुख्यतः भारतीय होते हैं और भारतीय दर्शकों के कारण उनके यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनकी बाछें खिल गई। उनके सामने इससे बड़ा कोई समाचार दुनिया में नहीं है।
क्योंकि भारत ने एक प्रकार से पाकिस्तान का बहिष्कार किया हुआ है पिछले 10 वर्षों से। 2015 में अर्थात 9 वर्ष पूर्व अंतिम बार भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया था। उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। उसके बाद से कभी कोई विदेश मंत्री वहां गया नहीं। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा समाचार यही है। लेकिन वह भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किसी भी प्रतिनिधि से भारत पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय विषय को नहीं उठाया जाएगा, अर्थात कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी ही नहीं। यह पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है। तो जयशंकर जो जा रहे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है कि यदि आप किसी संगठन के सदस्य हैं तो आप उस पर भाग लेते हैं। कहां पर उसकी बैठक हो रही है यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचेंगे, अन्यथा इससे पाकिस्तान का कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान में अभी तो मैं ऐसे ऐसे समाचार सुन रहा हूं कि जितने दिन बैठक चलेगी तो कबूतर भी न उड़े, ऐसा भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कोई व्यक्ति पतंग न उड़ाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब क्या है कि आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद, 2 शहरों को कारागार में परिवर्तित कर दिया। वहां के लोगों का जीना आपने कठिन कर दिया। फिर यदि ये बैठक हो जाती है तो क्या मिलेगा आपको? जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का रुग्ण रुग्ण मनोविज्ञान है कि वो स्वयं को झुठलाने का उसका एक अवसर चाहता है। वो सिद्ध करना चाहता है कि हमने ये बैठक करा दी। अब आप देखिए कि एससीओ की बैठक बड़ी छोटी सी बैठक है यदि देखा जाए तो, क्योंकि अभी इसके मात्र 9 सदस्य देश हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और जितने भी ये 5 स्थान हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है। इतनी छोटी बैठक के लिए पाकिस्तान को जो उपक्रम करना पड़ रहा है, वैसी छोटी बैठक दिल्ली में आए दिन होती रहती है और उसके बारे में कोई जान पाता है, कोई नहीं जान पाता है। G20 दुनिया की जो G20 की बैठकें हुई हैं संसार भर में, उनमें सबसे बड़ी बैठक भारत में आयोजित की गई और वो तो शिखर सम्मेलन था जो दिल्ली में हुआ। उसके पूर्व 1 वर्ष तक उसकी अलग अलग बैठकें भारत के अलग अलग नगरों में हुई, यहां तक कि कश्मीर में भी हुई। लेकिन किसी को कानो कान कुछ पता नहीं चला। कहीं किसी यातायात को, कहीं किसी ट्रैफिक को, कहीं कुछ ऐसा व्यवधान किसी को नहीं लगा कि हमारी जो दिनचर्या है वो बाधित हो रही है। तो इसको कहते हैं सहज रूप से कुछ कर लेना। लेकिन आपके यहां आंतरिक सुरक्षा की वो स्थिति है
कि कुछ भी कराना एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। और एससीओ को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें पाकिस्तान वैसे भी क्या कर लेगा? जैसा मैंने कहा, उसके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो वह एक मंच प्रदान कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, और इतनी बड़ी कीमत चुका करके एससीओ का आयोजन करना, मैं समझता हूं पाकिस्तान के हित में नहीं है, पाकिस्तानियों के हित में नहीं है। तो क्या है, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। पाकिस्तान न केवल एक फेल्ड स्टेट है, बल्कि इस्लाम के कारण अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और वही कारण है कि आज वो टूट के कगार पर है। कब कौन सा राज्य कहां से बिखर जाएगा, इसके बारे में एक बात तो तय है कि वो हो के रहेगा, बस समय की बात है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, इस प्रकार का कोई देश हो भी नहीं सकता। वो बिल्कुल ही एक कृत्रिम देश है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया। और जिन्ना को शासन करना था, उसका शौक था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, शासक बनूं। तो उसके उस पागलपन वाला जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए एक देश बना दिया गया। देश ऐसे बनाया नहीं जाता। देश का निर्माण हजारों लाखों वर्षों में होता है, और जो कृत्रिम चीजें हैं वो चल नहीं पाती हैं। वहां किसी को, वहां के लोगों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है, राष्ट्र भक्ति नहीं है। वस्तुतः कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में है या नहीं है, ये भी विवादास्पद बात है। वहां सिंधी हैं, बलूची हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान शब्द ही गढ़ा हुआ शब्द, यह शब्द ही संसार में नहीं था। तो अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं PAKISTAN ऐसे करके, तो दो छात्रों ने इंग्लैंड में बैठ करके इसको बनाया था कि P से पाकिस्तान हो गया, और उसके बाद में S से सिंध था, तो ऐसे करके पाकिस्तान बनाया। तो न नाम है, न इसका कोई इतिहास है, न लोगों में कोई भावना है। इसलिए इसका खंड खंड टूट जाना ही इसका एकमात्र मार्ग है, वो हो के रहेगा। उसके लिए पाकिस्तान चाहे एससीओ कराए या न कराए, अभी भी उस एससीओ पर ग्रहणी है एक प्रकार से कि पता नहीं, अभी 2 दिन बचते हैं, इस बीच में क्या घटना घटती है कोई नहीं जानता। लेकिन यदि वो करा भी लेता है तो उसकी इतनी बड़ी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है या चुकाएगा, जिसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं हो पाएगी। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां जो कुछ भी है सैनिक है। जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उस गरीब देश में, वो सैनिकों की झोली में चला जाता है। आनुपातिक दृष्टि से पाकिस्तान की सेना बहुत बड़ी है,
यदि आप भारत से तुलना करें, भारत इतना विशाल देश है। पाकिस्तान यदि आज 25-26 करोड़ है तो समझिए उसके 6 गुना बड़ा है। लेकिन भारत की जो सैन्य बल है वो पाकिस्तान से 2 या 2.5 गुना बड़ा होगा मात्र। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जोंक रक्त पिपासु वो वहां के सैनिक हैं। आज ये एससीओ कराने में भी वही सैनिक लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सैनिक को, और जो रेंजर्स हैं वहां, जो हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके समानांतर हैं। उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उतार दिया गया। कहीं भी किसी और देश में किसी एक बैठक के लिए सैनिकों को उतार देना ये अकल्पनीय है। इसी से पता चलता है कि वो समाज ही नहीं है, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं है, और ये चीजें सहज और सामान्य रूप से हो नहीं सकती। तो कितना कठिन कार्य पाकिस्तान कर रहा है और क्यों? तो मैं तो मानता हूं एक भारतीय होने के नाते अच्छा है पाकिस्तान ये करे, जोखिम उठाए, रिस्क उठाए। पता नहीं कल को क्या हो जाए, और इससे पाकिस्तान के टूटने की प्रक्रिया और तेज होगी। पाकिस्तान को टूटना है और भारत राष्ट्र के लिए उसका टूटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश बट गया लेकिन हमारी समस्या वहीं की वहीं रह गई। पाकिस्तान अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लगातार हमसे युद्ध करता रहा, छद्म युद्ध हो या स्पष्ट युद्ध हो, लेकिन युद्ध करता रहा। इसलिए ऐसा देश यदि बिखर जाता है, टूट जाता है, तो यह हमारे हित में होगा। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी दर्शकों से, विद्वानों से, मित्रों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को लाइक करें और टिप्पणी अवश्य करें। आप भी अपनी ओर से हमें विषय बता सकते हैं। कुछ दर्शकों ने 1-2 विषय बताए हुए हैं कि जो हमारी सरस्वती नदी है उस पर कोई व्याख्यान किया जाए, तो वो मेरे मस्तिष्क में है और मैं चाहता हूं कि उस पर भी किस दिन वार्ता करूंगा। तो इसी तरह और भी विषय के बारे में आप हमें बता सकते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आपके बताए विषयों पर भी हम वार्ता करें। तो ये धर्म मीमांसा चैनल, धर्म एक पक्ष है, दूसरा पक्ष अधर्म है। हम दोनों पक्षों पर वार्ताएं करते हैं और प्रयास करते हैं कि हर वार्ता धीर गंभीर हो, उसमें गहराई हो, उसमें ऐसा कुछ जानने को आपको मिले जो बातें शोधपरक होती हैं और जिनमें थोड़ा सा ज्ञान का पुट होता है, केवल जानकारी नहीं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।